प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों आज का जो हिस्ट्री का क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है होने वाला है। बात करें तो आज हम लोग इस क्लास में 4 टॉपिक जो है ना बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक तो आपका है महाजनपद। महाजनपद जानेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे, कितने महाजनपद थे, उसकी राजधानी किस राज्य में है, पूरे डिटेल में जानेंगे। इसके बाद महाजनपद पर शासन करने वाले शासकों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। और अगर देखा जाए तो हम लोग महाजनपद के बाद सबसे पहले हड़यक वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे और नंद वंश। ये 3 वंश बहुत ही अच्छा तरीक़ा से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। और इस सभी को पढ़ने से पहले हम लोग हल्का बात करेंगे यहाँ पर जो है वृद्धरथ वंश के बारे में। और वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज्ञान की दृष्टि से ठीक है। तो हम लोग मुख्य रूप से महाजनपद पढ़ने वाले हैं, हड़यक वंश पढ़ने वाले हैं, शिशुनाग वंश पढ़ने वाले हैं और नंद वंश जो है ना पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने का आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं महाजनपद। आप यहाँ पर महाजनपद पढ़ने जो है ना जा रहे हैं। आप लोगों ने अगर जो कभी इससे पहले क्लास किए होंगे कुछ हिस्ट्री का, तो उनको पता भी होगा कि 16 महाजनपद जो है ना थी बुद्ध के टाइम पर। लेकिन हम 16 महाजनपद को जानने से पहले महाजनपद शब्द का क्या मतलब होता है वह जानेंगे। आखिर जानेंगे कि महाजनपद का अर्थ क्या होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं कभी भी पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, शॉर्टकट में आपको चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। और डिटेल पढ़ लीजिएगा तो कभी आपको दिक्कत होगी ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर महाजनपद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अगर आप पीछे का क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा वैदिक काल के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि वैदिक जो समाज थी, वैदिक काल की जो समाज थी, उसके सबसे छोटी इकाई को, वैदिक काल के समाज की सबसे छोटी इकाई को जो है ना गांव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गांव। और अभी भी गांव का प्रचलन है, वो आप जानते हैं। और गांव के जो एक तरह से देखा जाए कि मालिक जो हुआ करते थे या फिर हेड जो हुआ करते थे, इसको कहा जाता था ग्रामिक। क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? तो इसको कहा जाता था ग्रामिक। गांव के मालिक को हम क्या कहते थे? ग्रामिक। तो ये गांव की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है, वैदिक काल में। लेकिन वैदिक काल में याद रखिएगा कि जो समाज की सबसे बड़ी इकाई थी, समाज की सबसे बड़ी इकाई जो थी प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता था जन। ये सबसे छोटी इकाई और ये सबसे बड़ी इकाई है समाज की वैदिक काल में। और सबसे बड़ी इकाई याद रखिएगा कि वैदिक काल में क्या थी? जन थी। और जन के मालिक को प्यारे बच्चों याद रखिएगा राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन। जन के मालिक को क्या कहा जाता था? राजन। इसमें भी आपको जन शब्द दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में, इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, ये तो था आपका ऋग वैदिक काल के समय की जो है ना ढांचा। उत्तर वैदिक काल में प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि लोहे की खोज हो गई। और लोहा का जब खोज हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि उद्योग और व्यापार विकसित होने लगा। क्योंकि लोहा जब होगी तब जाकर के उद्योग और व्यापार हम बहुत ही अच्छा से कर पाएंगे। क्योंकि लोहा को उद्योगों की जननी कही गई है। बिना लोहा का उद्योग और व्यापार का सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब लोहे की खोज हुई, इसके कारण याद रखिएगा कि कृषि तथा जो आपके अर्थव्यवस्था का जो संसाधन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। और समाज, आपको पता होना चाहिए, जो पहले जन थी वो धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से, आपको पता होना चाहिए कि वो शहरी सभ्यता की ओर बढ़ने लगी। क्या होगा? गांव जो है धीरे धीरे शहर में क्या होने लगा प्यारे बच्चों? बदलने लगा। और आगे चल करके जब कुछ विकास हुआ तो आगे चल करके ये जो जन है ना प्यारे बच्चों, जन का ही नाम बदल करके क्या कर दिया गया? जनपद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जनपद। ये जनपद नाम क्यों किया गया? क्योंकि विकास हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी,
तो जन का जब आकार बढ़ गया तो उसे नाम दे दिया गया जनपद। क्या नाम दे दिया गया? जनपद। और यह जनपद आपको पता होना चाहिए कि इसका आकार जब और ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसी को हम लोग प्यारे बच्चों आगे चलकर कहने लगे महाजनपद। महाजनपद। कुछ समझ में आया? तो यहाँ पर आप सीधा याद रखिए कि वैदिक काल में जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी उसे गांव कहा जाता था और गांव के मालिक ग्रामिक कहलाते थे। इसके बाद जो सबसे बड़ी इकाई थी, जो बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, उसे कहते थे हम लोग जन। क्या कहते थे? जन कहते थे। अभी भी देखते होंगे कि भारत में अगर देखा जाए तो भारतीय समाज का सबसे बड़ा इकाई क्या है? देश है। क्या है? देश। सबसे बड़ा इकाई हमारा क्या है? देश है। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? समाज की सबसे बड़ी इकाई तो हम लोग का देश है, अपना देश भारत। और सबसे छोटी इकाई अभी भी प्यारे बच्चों गांव ही है। अभी भी क्या है? गांव। तो वो लोग सबसे छोटी इकाई को तो गांव ही कहते थे, लेकिन सबसे बड़ी इकाई को देश नहीं कहते थे, जन कहते थे। क्या कहते थे? जन। और जन जब इसका जनसंख्या ज़्यादा हो गया, ये विकसित होने लगा, तो आगे चलकर इसी जन का नाम कर दिया गया जनपद। और जनपद फिर और आगे बढ़ा और विकास किया और जनसंख्या बढ़ी, तो इसी का नाम कर दिया गया महाजनपद। तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर एक राजा की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे अभी हम लोग देश बोलते हैं ना, उस टाइम पर महाजनपद हुआ करता था। तो अभी का देश, ठीक है, और उस टाइम का महाजनपद एक तरह से कर लीजिए बराबर। अगर एक राजा की दृष्टि से देखिएगा तब एक राजा, जैसे कोई मान लीजिए कि मगध महाजनपद है, तो मगध महाजनपद का कोई एक राजा होता था, ठीक है। यानी कि 16 महाजनपद आपने सुना है, तो 16 महाजनपद का अलग अलग 16 राजा हुआ करते थे। तो एक राजा का एक देश हुआ। तो आप सीधा सीधा उस टाइम पर देश नहीं कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। तो महाजनपद को आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? आज के भाषा में देश कह सकते हैं, ठीक है। एक तो पक्ष ये है महाजनपद क्या है इसका, ठीक है। तो महाजनपद आपने समझा क्या है। महाजनपद का दूसरा पक्ष अगर आप सबसे आसान सबसे सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो आप समझिए कि हमारे पूर्वज थे आदि मानव। आदि मानव जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। और वो इधर उधर, आज इस जंगल में है, कल वहाँ पेड़ पर, कल परसों वहाँ, ऐसे घूमा करते थे। लेकिन पहले ऐसे ही वो घूम घूम करके जीवन बिताते थे। लेकिन आगे जा करके उन्होंने शिकार करना सीखा और शिकार के बाद उन्होंने प्यारे बच्चों पशुपालन सीखा, पशु को पालना सीखा। और उसके बाद उन्होंने कृषि भी सीख लिया। क्या सीख लिया प्यारे बच्चों? कृषि। और जब आदि मानव कृषि सीख लिए तो हुआ क्या, जैसे कि मान लीजिए कि अब यहाँ पर वो खेती करेंगे, जैसे उन्होंने मान लीजिए कि गेहूं या जौ का खेती कर दिया, ठीक है। तो गेहूं का खेती जब करेगा, गेहूं का जब वो खेती करेगा, तो अब इस खेत में उनका गेहूं लगा हुआ है। मान लीजिए कि 5 महीने या 4 महीने में गेहूं कटेगी, तो 4 महीना तो उसको यहाँ पर क्या करना होगा? ठहरना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा? ठहरना पड़ेगा। तो पहले वो घूमा करते थे, बोआ बोआ करके ज़िंदगी बिताते थे। लेकिन जब खेती शुरू हुई तो खेती के कारण उन लोगों को एक जगह पर अस्थिर होकर के रहना जो मजबूरी हो गया, क्योंकि खेत छोड़ के आप जा नहीं सकते। खेत छोड़ के जाइएगा तो फिर दूसरा आदमी काट सकता है, या फिर मान लीजिए कि आवारा पशु ही कुछ क्या कर दे, उसका नुकसान कर दे। तो ऐसा माना जाता है कि जन मतलब लोगों का, पद मतलब पैर, जहाँ स्थिर हुआ उसे ही जनपद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खेती शुरू किया तो उन लोगों को रुकना पड़ता था। और धीरे धीरे वो लोग क्या होने लगे कि अपना छोटा छोटा झोपड़ी टाइप का या फिर अपना घर वोर बना करके क्या करने लगे? रहने लगे एक साथ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना बहुत सारे लोग करने लगे, एक जगह पर ही घर बना बना करके सब अपना क्या होने लगे? रहने लगे। तो देखा गया कि पहले जो मानव भटका करते थे, अब उनका जो पद है ना, पद मतलब पैर, पद मतलब पैर, वो स्थिर हो रहा है, एक जगह पे रुक रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर लोगों के पैर रुके उसे ही जनपद कहा गया। और जनपद में जब जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी, उसका विकास ज़्यादा होने लगा, तो उसी को कहा दिया गया महाजनपद। क्या कहा दिया गया? महाजनपद। तो 2 अर्थ हमने आपको बता दिया, दोनों तरीका से जो भी आपको अच्छा लगे आप समझ लीजिएगा। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में एक होता है सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक है बौद्ध धर्म का, ये क्या है?
ग्रंथ है। आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उसे त्रिपिटक के नाम से पुकारा जाता है। त्रिपिटक में 3 बुक है। एक तो है आपका सुत्त पिटक, एक है आपका ये अभिधम्म पिटक, और एक है आप पिछले क्लास में देखे भी थे। तो 3 पिटक है मुख्य रूप से। तो एक पिटक कौन है उसमें से? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, मान लीजिए कि उसका कोई भाग होगा, इस बुक का कोई क्या होगा, पार्ट होगा, उसके अंदर ही है ना महात्मा बुद्ध के समय 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में। किसके काल में? तो महात्मा बुद्ध के समय में। कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है? 16। यानी कि पूरे भारत के अंदर कितनी महाजनपद थी? 16 महाजनपद थी। महाजनपद को आप लोग बस्ती भी कह सकते हैं, या देश कहिए, बस्ती का कहिएगा, देश कहिए, क्योंकि बड़ा स्तर पर इसको देखा जाता था। तो ये सुत्त पिटक में तो है ही है। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है सुत्त पिटक, उसके अंगुत्तर निकाय में भी इसका चर्चा है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है। किसका? जैन धर्म का, ठीक है। जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। क्या याद रखिएगा? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की चर्चा है। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद की चर्चा है, यानी कि भारत में 16 महाजनपद थी, यह बताया गया है। और जैन धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि 16 महाजनपद की चर्चा है। तो 16 महाजनपद की चर्चा मुख्य रूप से 2 जगह आप याद रखिएगा हैं। अब चलिए हम जानते हैं सभी 16 महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी। वैसे तो याद रखिएगा कि आप लोगों को टोटल 16 महाजनपद देखना है और उसके बारे में समझना है, लेकिन सबके बारे में डिटेल जानकारी नहीं लेना है। सब पर किसने शासन किया वो नहीं जानना है, केवल सबसे जो डिटेल है वो मगध के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाकी सभी का राजधानी और जो कुछ मेन बात मैं आपको बता दूंगा उसको ही क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इधर देख सकते हैं महाजनपद का हमने नाम लिखा और इधर उसका राजधानी लिखा है। आप लोग 16 का राजधानी और महाजनपद सभी 16 महाजनपद का राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूंगा कि ये किस क्षेत्र में अवस्थित थी वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो उसको भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला प्यारे बच्चों याद रखिएगा कम्बोज। कम्बोज महाजनपद जो है, अगर बात किया जाए तो इसकी राजधानी थी हाटक। जैसे अगर देखा जाए तो अभी दिल्ली है हम लोग का राजधानी, तो उस तरह से कम्बोज महाजनपद जो थी इसकी राजधानी कहाँ थी? हाटक। लेकिन अगर आपको यह पता करना हो कि कम्बोज महाजनपद जो है ना वो कहाँ, अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो कम्बोज किस राज्य में होगी? तो कम्बोज याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर, JNK, ये पाकिस्तान सीमा पर है। कहाँ पर प्यारे बच्चों? तो ये पाक के सीमा पर है, पाकिस्तान के सीमा पर यह महाजनपद जो है ना अवस्थित थी, याद रखिएगा। तो कोई भी पूछे कि कम्बोज महाजनपद कहाँ से रिलेटेड है, अभी भारत के लोकेशन में कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान सीमा पर, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्यारे बच्चों सूरसेन। कहीं कहीं पर सूरसेन को सूर्य सेन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर्य सेन। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी प्यारे बच्चों कहाँ? सूरसेन की राजधानी मथुरा, याद रखेंगे। और जैसे ही मथुरा आया इसका मतलब फिक्स है कि यह उत्तर प्रदेश में थी। यह महाजनपद कहाँ थी प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश में थी, यह आप याद रखिएगा। दूसरा है गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला। और तक्षशिला के बारे में आपको याद रखना है कि जो आपका गांधार महाजनपद है ये थी पाक में। कहाँ पर? पाक मतलब पाकिस्तान, पाक मतलब पाकिस्तान। अगर अभी देखा जाए, अरे पहले पाकिस्तान था थोड़ी, पहले तो भारत ही था। तो अभी अगर पूछा जाए कि गांधार महाजनपद अभी के लोकेशन के अनुसार कहाँ है, तो पाकिस्तान में है गांधार महाजनपद, ठीक है। और क्योंकि बंटवारा हुआ तो गांधार उसमें चला गया, तो पाकिस्तान के पास चला गया गांधार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद
इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला में ही था। नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ थी, तो तक्षशिला में थी। और ये अगर देखा जाए अभी के हिसाब से तो ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व की सबसे अगर पुरानी विश्वविद्यालय के बारे में पूछे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान, और अगर भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछे तो नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा चौथा जो है ना, मत्स्य। मत्स्य का राजधानी था विराट। लेकिन मत्स्य का आप समझिए बहुत ही बड़ी खेल। मत्स्य जो है ना प्यारे बच्चों, ये राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। और ध्यान से अगर देखिएगा तो राजस्थान, ये देख लीजिए मरुस्थल वाला क्षेत्र। मरुस्थल में पानी कहाँ से आएगा, और पानी नहीं है, लेकिन उसका नाम था मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मछली। मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली, ठीक है। तो भाई साहब सीधा याद रखिएगा कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर मछली की बात हो रही थी। तो कहाँ पर, तो मत्स्य किस राज्य में है, राजस्थान में। राजधानी क्या है, विराट है। इसके बाद है प्यारे बच्चों अवंती। अवंती के बारे में आप जो है याद रखिएगा, अवंती जो है ना ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर, एमपी में। अवंती अभी के लोकेशन के अनुसार कहाँ रही होगी, मध्य प्रदेश में रही होगी। और ये लोहा के लिए बहुत ही फेमस, याद रखिएगा। पूछेगा कि कौन महाजनपद लोहा के लिए फेमस था, तो याद रखेंगे कि अवंती, ठीक है। और ये आप मध्य प्रदेश में है। और इसकी राजधानी याद रखिएगा उज्जैन। इसकी राजधानी कहाँ है, उज्जैन है। और उज्जैन और माहिष्मती दोनों ही इसकी राजधानी रह चुकी है। तो माहिष्मती या उज्जैन आप इसका राजधानी याद रखेंगे। ये वही माहिष्मती, बाहुबली फिल्म में जो आपको माहिष्मती साम्राज्य दिखाया गया होगा, ठीक है ना, ये वही माहिष्मती है, ठीक है। तो आप माहिष्मती को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। उज्जैन और माहिष्मती दोनों इसके राजधानी के रूप में आप इसे याद रखेंगे। और इसके बाद अस्मक। अस्मक के बारे में आप याद रखिएगा कि अस्मक जो है ना ये दक्षिणतम, यानी कि सबसे दक्षिण में यही महाजनपद थी। ये पोटला होना चाहिए, ठीक है ना। ये पोटना नहीं, पोटला कर लीजिए, ठीक है। पोटला इसकी राजधानी, या पाटली भी आप इसको कह सकते हैं। पाटलिपुत्र नहीं, पाटलिपुत्र अलग है, आप पाटली अलग है। अगर बात करी जाए कि यह किस राज्य में थी सर, तो यह याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में। MH का मतलब महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में यह थी। इसके बाद है कुरु। कुरु के बारे में याद रखिएगा कि कुरु जो है इसकी राजधानी तो इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, दोनों आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन ये सर थी कहाँ, तो याद रखिएगा दिल्ली। DL मतलब दिल्ली, प्लस हरियाणा का क्षेत्र। दिल्ली प्लस हरियाणा दोनों को मिला करके सीधा समझ लीजिए कि पहले कुरु जो है ना ये थी, ठीक है। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ कहिए या हस्तिनापुर कहिए, दोनों बात आप याद रखेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद है पांचाल। कौन चीज, पांचाल। तो पांचाल की राजधानी याद रखेंगे कि अहिछत्र या कंपिलय। और अगर बात करा जाए कि यह कहाँ था, तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ थी सर, ये उत्तर प्रदेश में थी। इसके बाद कौशल या कौशल भी आप कह सकते हैं। कौशल जो है इसकी राजधानी देख सकते हैं श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और ये भी याद रखेंगे कि यूपी में ही अवस्थित था। कहाँ पर, अभी का अगर लोकेशन के अनुसार देखा जाए तो यूपी में थी, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि मल्ल। कौन, मल्ल जो आपका ये महाजनपद है, इसका राजधानी कुशीनगर। ये वही कुशीनगर है जहाँ पर भगवान बुद्ध भी गए थे, याद रखेंगे। तो कुशीनगर, और यह आप कुशीनगर से याद कर ही पाए होंगे कि यह भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित थी अभी के लोकेशन के अनुसार। वत्स के बारे में याद रखिएगा कि इसकी राजधानी कौशाम्बी, और ये भी यूपी में अवस्थित थी। चेदी का जो अगर देखा जाए राजधानी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शक्तिमती। एक था माहिष्मती,
और ये है शक्तिमती, ठीक है ना। कई बार लोग देख देख करके भी नाम रख लेते हैं, तो उसने रखा होगा माहिष्मती, तो ये कहा कि हम शक्तिमती रख लेते हैं जगह का नाम। तो शक्तिमती इसकी क्या थी, राजधानी थी। और अगर देखा जाए ये कहाँ थी सर, तो ये भी यूपी में। भाई साहब यूपी बहुत बड़ी है, ठीक है। काशी, काशी के तो बारे में पूछना ही नहीं, क्योंकि इतना ही फेमस काशी है, ये आप जानते ही हैं। काशी के बारे में याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक है, कि इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वाराणसी, जिसको अभी बनारस कहते हैं या फिर वाराणसी, जो भी आप कह लीजिए। तो काशी कहाँ रही होगी, सिंपल सी बात है, ये भी यूपी में ही अवस्थित थी, याद रखिएगा। इसके बाद बज्जी, बज्जी के बारे में आपको याद रखना कि इसकी राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी, वैशाली। और जैसे ही वैशाली आया तो कहाँ, वैशाली, याद रखेंगे। वैशाली के बारे में आप याद रखेंगे, बज्जी के बारे में, सॉरी, बज्जी बिहार, बिहार का हाजीपुर, ठीक है ना, BIHAR, बिहार का कौन, हाजीपुर में बज्जी थी अभी के लोकेशन के अनुसार। अंग महाजनपद भी याद रखिएगा कि बिहार में ही थी, ठीक है। इसके राजधानी के बारे में याद रखिएगा, चंपा, ठीक है। ये जो ना भागलपुर मुंगेर से रिलेटेड है, तो ये भी कहाँ पर है, बिहार में, याद रखेंगे, BIHAR, ये भी बिहार से है। इसके बाद मगध, मगध तो याद रखिए इस 16 में सबसे फेमस, मगध इस 16 में सबसे फेमस है, और ये भी कहाँ, तो बिहार में, ठीक है। हाँ तो बिहार में ये भी समझ सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर बिहार का स्पेलिंग ठीक कर लो भाई, क्या दिक्कत है। ठीक, और ये भी लोहा के लिए बहुत ही क्या थी, फेमस थी। बिहार भी लोहा के लिए क्या थी, बिहार के अंदर जो मगध था वो भी लोहा के लिए फेमस थी। और याद रखिएगा मगध आगे चल करके पूरे भारत का राजधानी जो है ना घोषित हो गया था। और मगध के सबसे प्रतापी राजा का अगर नाम पूछा जाए तो बताइएगा अशोक। सबसे प्रतापी राजा कौन, अशोक। तो देखिए बाकी 15 के बारे में जितना बताए हैं बस उतना ही याद रखिए। कुछ कुछ मैं आपको और डिटेल चर्चा कर देता हूँ। अगर सभी में देखा जाए तो याद रखिएगा कि गांधार महाजनपद जो है ना पाकिस्तान में थी। गांधार महाजनपद भी प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए कि कहाँ थी तो पाकिस्तान में थी, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। और इसकी राजधानी तक्षशिला, और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। इसके बाद अस्मक, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा, हमने लिख भी दिया दक्षिणतम। ये पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद थी, तो बताइएगा अस्मक। इस राज्य में तो MH मतलब महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो मल्ल महाजनपद है, जो कि अभी हम आगे देखे हैं, याद रखिएगा कि मल्ल महाजनपद एक गणराज्य थी। मल्ल महाजनपद क्या थी प्यारे बच्चों, गणराज्य थी, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र था, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। मल्ल महाजनपद में क्या थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसके बाद बिहार का जो बज्जी था ना प्यारे बच्चों, वो भी लोकतंत्र था। बिहार का बज्जी भी क्या थी, यहाँ भी लोकतंत्र वाला व्यवस्था था, कोई राजतंत्र नहीं थी। चुनाव हुआ करती थी बाकायदे अभी के जैसा, ठीक है। इसके बाद आगे आप इससे रिलेटेड जो है ना बज्जी के बाद आप याद रखिएगा कि बज्जी की राजधानी वैशाली थी। बज्जी की राजधानी कहाँ, वैशाली। और वैशाली में याद रखिएगा कि लिच्छवी गणराज्य का शासक था। किसका, लिच्छवी गणराज्य का शासक था, शासन चलता था। ये आप याद रखेंगे, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना राज्य था। अगर पूछा जाए कि पूरे दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ देखा गया तो क्या बताइएगा, पूरे दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ देखा गया तो क्या बताइएगा, बज्जी में, यानी कि वैशाली में। यह आप जो है याद रखेंगे। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर पूछे आपको कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थी, तो बताइएगा मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद प्यारे बच्चों कौन, मगध। और इसके दक्षिण में याद रखिएगा कि विंध्याचल पर्वत थी मगध के दक्षिण में। इसके बाद पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में याद रखिएगा गंगा नदी, और पूरब में फल्गु नदी जैसी नदियाँ जो है ना, इसको एक तरह समझ लीजिए कि बाउंड्री के जैसे क्या कर रखी थी, घेर रखी थी। तो ये सारा चीज़ आप याद रखने की जो है कोशिश करिएगा महाजनपद से रिलेटेड। अब किस जनपद पर किस शासकों ने, किस वंश के राजाओं ने शासन किया,
वो सभी के बारे में जानना जरूरी नहीं है। केवल और केवल मगध के बारे में आपको जानना जरूरी है कि मगध के शासक कौन थे और मगध पर शासन करना किसने शुरू किया। तो चलिए अब हम लोग मगध के शासन को देखते हैं। अगर आप मैप में देखना चाहें, इसमें 100% सही नहीं है, हमने गूगल से ये प्राप्त किया था, तो इसमें हल्का हल्का आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कि सब जो अपने महाजनपद है वो एक दूसरे को हड़पते रहते थे, यानी कि एक दूसरे को अपने में मिलाते रहते थे। तो कोई फिक्सेशन नहीं होता था कि मतलब यह महाजनपद यही होगी या फिर इसका एरिया यहाँ तक ही होगा। एक मोटा मोटी दृष्टि से हम आपको यह दिखाने का क्या किए हैं, कोशिश किए हैं। तो इसको आप समझने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। दूसरी बात यहाँ पर एक याद रखिएगा कि कंबोज के बारे में जो हमने आपको बताया ना, कंबोज के बारे में, इसके बारे में कंबोज के बारे में, जो कि इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कहाँ गया भाई कंबोज, असमक कंबोज। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान में नहीं है। कहाँ नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है, ये है कहाँ? अफगानिस्तान में। कंबोज के बारे में क्या याद रखिएगा? अफगानिस्तान में। ठीक है, इसको हल्का ठीक कर लीजिएगा। लोकेशन के अनुसार देखा जाए तो अभी पाकिस्तान में केवल एक ही गांधार है, तक्षशिला राजधानी। ये अफगानिस्तान, हल्का आप मिस प्रिंटिंग समझ सकते हैं। तो चलो ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इस लोकेशन को आप रोक करके देख लीजिएगा। सारे 16 महाजनपद का लोकेशन हमने इसमें दिखाया है। अब मगध पर शासन करने वाले शासकों के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए, अगर ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार देखा जाए कि इतिहास में सबसे ठोस जानकारी किस किस के बारे में मिलती है, तो मगध पर मुख्य रूप से 7 राजवंशों ने शासन किया है। कितने राजवंशों ने? 7 राजवंशों ने। 7 राजवंशों का अगर मैं चर्चा करूं तो मैं आपको बता दूं कि 7 राजवंशों में सभी का नाम याद रखने का जो ट्रिक है वो आप याद रख सकते हैं, हसीन मशुकसा। क्या याद रख सकते हैं आप? याद रख सकते हैं हसीन मशुकसा। ठीक है, मशुकसा, हसीन मशुकसा। ह से प्यारे बच्चों याद रखिएगा हर्यक वंश। कौन सा वंश? ह से हर्यक वंश। सी से याद रखिएगा शिशुनाग वंश, और 9 से याद रखिएगा नंद वंश। ये तीनों वंश आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मौ से याद रखिएगा यहाँ पर मौर्य वंश, ये सबसे शक्तिशाली वंश थे। इसके बाद सू से याद रखिएगा शुंग वंश, और क से आपको याद रखना है कन्नौ वंश, और सा से सातवाहन वंश। ये 7 राजवंशों ने मगध पर शासन किया है। किस पर? मगध पर, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र और भी बहुत सारे जगहों पर राजधानी लोकेटेड है इसका। हम अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो याद रखिएगा 7 राजवंशों ने, लेकिन ये सीरियल वाइज है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे राजवंश, 5वें, 6ठे और 7वें। लेकिन इस 7 से पहले याद रखिएगा कि वृद्धरथ वंश का शासक था, वृद्धरथ वंश का। ठीक है, वृद्धरथ जो था, इन 7 में से सबसे पहले इन लोगों ने ही, वृद्धरथ वंश के शासकों ने ही शासन किया था। तो सर आप तो इसको शामिल किए नहीं। देखिए, इसको शामिल हम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वृद्धरथ वंश का पूरा ठोस जानकारी इतिहास में नहीं मिलता है। इतिहास में पूरा ठोस जानकारी इसका नहीं मिलता है कि हाँ ये सही में यहाँ पर ही थे या फिर क्या थे, नहीं थे। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि अगर आप कोई बड़े एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर काम आ सकता है कि मगध पर सबसे शासन करने वाले सबसे प्रथम शासक या सबसे प्रथम राजवंश कौन था, तो वृद्धरथ वंश आप याद रखेंगे। वृद्धरथ के बारे में कुछ जानकारी लीजिए। देखिए, मगध का संस्थापक है यही, मगध का संस्थापक वृद्धरथ एवं जरासंध था, एवं इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है ना प्यारे बच्चों, गिरिब्रज थी। ठीक है, गिरिब्रज, जिसे याद रखिएगा आगे चल करके राजगृह कर दिया गया, और अभी राजगृह को हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। ये आप याद रखिएगा। मगध का सबसे पहला राजधानी कहाँ? मगध का सबसे पहला राजधानी कहाँ? याद रखिएगा गिरिब्रज। गिरिब्रज का ही दूसरा नाम राजगृह, और इसी का तीसरा नाम अभी का नाम राजगीर।
राजगृह का क्या अर्थ होता है? राजगृह का अर्थ होता है राजा का घर। राजगृह का अर्थ होता है राजा का घर, और राजधानी ही तो राजा का घर होता है। लेकिन मगध का स्थापना किसने किया था? बृहद्रथ ने किया था, और इसका पुत्र था जरासंध। बृहद्रथ का ही पुत्र कौन था प्यारे बच्चों? जरासंध। इस दोनों ने मिलकर के मगध का स्थापना किया था, और इसका राजधानी बनाया था राजगीर को। और आगे चल करके मगध का राजधानी हो गया पाटलिपुत्र। आगे चल करके मगध का राजधानी क्या हो गया प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र हो गया। और दूसरा बात, अब हम बृहद्रथ वंश के बारे में हम आपको बता ही देते हैं कि बृहद्रथ वंश का जो पहला राजा था वो खुद था बृहद्रथ। खुद कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ के बारे में बस एक ही बात आपको याद रखना है कि बृहद्रथ मगध का प्रथम राजा था। बृहद्रथ मगध का क्या था? तो प्रथम राजा था। बृहद्रथ के बाद दूसरा नंबर पर राजा बनता है मगध का जरासंध। कौन बनता है? जरासंध। ये जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। और दूसरा बात याद रखिएगा कि जरासंध जो है ना, जरासंध का युद्ध हुआ था भीम के साथ। किसके साथ? भीम के साथ। भीम सुने हैं ना, महाभारत वाला भीम, हाँ वही। और जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था मल्ल युद्ध। क्या नाम था? मल्ल युद्ध। ठीक है, मल्ल युद्ध था। मल्ल युद्ध जनरली क्या होता है कि मतलब इसमें हथियार का युद्ध नहीं करा जाता है, ऐसे कुश्ती टाइप से समझ लीजिए। कुश्ती को हम कहते हैं मल्ल युद्ध। ठीक है, एक उसने उसको पटका, उसने उसको पटका। तो पहला राजा बृहद्रथ, ये मगध का सबसे प्रथम राजा था। इसके बाद जरासंध, ये बृहद्रथ का पुत्र था, इसका भीम के साथ युद्ध हुआ था। तीसरा याद रखिएगा, हाँ, कि तीसरा जो है ना ये सहदेव था। तीसरा कौन था? सहदेव, सॉरी, सहदेव। तीसरा राजा का क्या नाम था? सहदेव। इसके बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। सहदेव जरासंध का पुत्र था। सहदेव किसका पुत्र? जरासंध का। जरासंध किसका पुत्र? बृहद्रथ का। ठीक है। और चौथा ये याद रखिएगा कि सहदेव का पुत्र था चौथा, इसका नाम था रुपुंजय। क्या नाम था प्यारे बच्चों? रुपुंजय। ठीक है, रुपुंजय नाम था इसका। और रुपुंजय याद रखिएगा गेम पलट दिया था। ठीक है, रुपुंजय जो है ना यह सहदेव का पुत्र था, और इसकी हत्या कर दिया प्यारे बच्चों। किसने? बिंबिसार ने। ठीक है, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार अलग है, यह है बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, रुपुंजय का हत्या कर दिया। रुपुंजय का हत्या कर दिया बिंबिसार ने, और एक अपना वंश स्थापित कर लिया। ठीक है, जिसका नाम रखा हर्यक वंश, जिसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में जानना और सीखना समझना प्यारे बच्चों शुरू करेंगे। देखिए, इतिहास है, इतिहास का अर्थ ही क्या है? बीती हुई कहानी। तो इतिहास को आप नोट के तरह से पढ़िएगा, या फिर कहानी ये जो है ना मतलब कुछ और के तरह से पढ़िएगा तो अच्छी बात नहीं। इसको सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुन करके याद रखने की क्या करिए, इसको कोशिश करिए कहानी की तरह। किसकी तरह? कहानी की तरह। अब हम लोग याद जो है ना वो 7 वंश, हसीन मशूक सा में जो 7 वंश है उसको पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? किसके बारे में जानेंगे? तो सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों हर्यक वंश के बारे में। किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में जानेंगे। और हर्यक वंश के बारे में सबसे पहला बात याद रखिएगा कि जो अभी आप देखे हैं, रुपुंजय का हत्या कर दिया किसने? बिंबिसार ने। और बिंबिसार हर्यक वंश का स्थापना करता है। तो सबसे पहला बात तो याद रखिएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन हैं? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार, याद रहेगा, बिंबिसार। और मौर्य वंश जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर है एक बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार, पॉइंट सार भी आप कह सकते हैं। कौन सा? पॉइंट सार। तो बिंदुसार अलग आदमी है, मौर्य वंश में है ये। अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र है। ठीक है, बिंदुसार। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बिंबिसार का। किसका बात हो रही है? बिंबिसार का। तो बिंबिसार क्या थे भाई साहब? इस वंश के संस्थापक थे। और याद रखिएगा कि हर्यक वंश को ही हम लोग पहला ऐतिहासिक राजवंश मानते हैं। पहला ऐतिहासिक राजवंश क्यों मानते हैं?
क्योंकि बृहद्रथ वंश का कोई पूरा ठोस सबूत नहीं है, ठोस जानकारी नहीं है, इसलिए इसी को हम लोग पहला जो है ना ये मान लेते हैं, मतलब ऐतिहासिक वंश मान लेते हैं। साथ याद रखिएगा कि इसके संस्थापक जो है ना बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक माने जाएंगे, क्योंकि वंश पहला है तो इसका प्रथम शासक जो होगा उसी को ही हम प्रथम ऐतिहासिक शासक भी मानेंगे। बिंबिसार के बारे में याद रखिएगा, ये मगध का राजा था। कहाँ? मगध का। अरे भाई साहब ठीक है, कहाँ का राजा था? मगध का राजा था, मगध का शासक था, लेकिन ये साम्राज्यवादी था। मतलब मान लीजिए कि इसका मगध है ना, तो ये चाहता था कि बगल वाला भी मेरा हो जाए, ये बगल वाला भी मेरा हो जाए, ठीक है। अगर कहीं पर दूसरा महाजनपद है तो ये भी मेरा हो जाए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता था, हड़पने का या फिर अपना साम्राज्य विस्तार करने का काम करता था। कौन? हर्यक वंश के जो प्रथम शासक थे, ये बात करेंगे कि बिंबिसार वो। लेकिन बिंबिसार किस तरीका का उपयोग करता था दूसरे महाजनपद को अपने महाजनपद में मिलाने के लिए? तो याद रखिएगा वो युद्ध भी करते थे और कई तरीका से, याद रखिएगा, बिंबिसार वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी दूसरे ये जनपद को अपने में क्या कर लेते थे, मिला लेते थे। जैसे कोई बस्ती है या फिर कोई क्षेत्र है, अब देखता था कि उसका शासक कोई ऐसा है जिसका पुत्र नहीं है लेकिन पुत्री है, तो वो उसे जा करके शादी कर लेता था। अब उसका पुत्र नहीं है, पुत्री है, तब तो उसका उसी का हुआ। तो याद रखिएगा कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके ये क्या कर लेता था, दूसरे क्षेत्र को अपने में मिला लेता था और युद्ध भी करता था। जो बात से नहीं मानता था, वैवाहिक संबंध से नहीं मानता था, उसको युद्ध से ये मनवाने का क्या करता था, काम करता था। ये आप जो है यहाँ पर याद रखने की कोशिश करेंगे। और इसके समय हर्यक वंश में जो बिंबिसार है, इसके समय में ही याद रखिएगा अवंती में, अवंती का जस्ट हम लोग अभी जो है चर्चा कर रहे थे। अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत, अवंती के शासक कौन थे? चंद्रप्रद्योत को याद रखिएगा कि एक बहुत ही लाइलाज बीमारी हो गया। मतलब ऐसा बीमारी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, यानी कि ठीक हो ही नहीं रहा था, समझ लीजिए। उसके सारे डॉक्टर कह दिए कि भाई चंद्रप्रद्योत, अब आपका टिकट जल्दी ही कटने वाला है, अब आप नहीं बच पाएंगे। ये कहाँ के शासक थे? तो ये थे प्यारे बच्चों अवंती के शासक। लेकिन हाँ, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने क्या किया, अपना वैद्य भेज दिया इनके इलाज के लिए। वैद्य का नाम याद रखिएगा जीवक। क्या नाम याद रखिएगा? जीवक। जीवक आया और इसका इलाज कर दिया। किसका? चंद्रप्रद्योत का इलाज किया। चंद्रप्रद्योत ठीक हो गया भाई साहब। जिसको सभी ने बोल दिया था कि अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हारा मौत फिक्स है, उसको बिंबिसार ने अपना वैद्य भेज दिया उनके इलाज के लिए। जीवक वैद्य थे, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस वैद्य है उस टाइम के। जीवक गए और चंद्रप्रद्योत का इलाज कर दिया। और इलाज करने के बाद चंद्रप्रद्योत समझ लीजिए कि एक तरह से बिंबिसार के ऊपर बहुत ही आभारी हो गए। बिंबिसार, ये चंद्रप्रद्योत ने कहा कि भाई अगर आप ना होते, आप अगर अपना वैद्य ना भेजे होते तो आज मैं जिंदा ना होता। इसीलिए याद रखिएगा चंद्रप्रद्योत ने क्या कर लिया, बिंबिसार की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। यानी कि बिंबिसार ने अपना साम्राज्य दे दिया, सीधा समझ लीजिए। कौन सा साम्राज्य? अवंती। किसको दे दिया? तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार को। तो बिंबिसार का मगध तो था ही था, अब इसका ये अवंती भी हो गया। अवंती को इसने कैसे मिला देख लिया आपने। अवंती को सीधा समझ लीजिए कि एक प्रलोभन या फिर कह लीजिए कि मानवता दिखा करके इन्होंने अवंती को क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। बस एक मिनट रुकिएगा। तो आपने देखा हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के बारे में। किसके बारे में? बिंबिसार। ये हर्यक वंश का जो है ना संस्थापक है। हर्यक वंश के संस्थापक पूछे तो क्या बताइएगा? बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व में बुद्ध का ये समकालीन था। बुद्ध का समकालीन मतलब बुद्ध के टाइम पर ही ये भी थे, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसने मगध पर तो अपना शासन किया ही किया, साथ ही साथ किसको मिला लिया? अवंती को। वहाँ के राजा चंद्रप्रद्योत की जान बचा करके, सहानुभूति पा करके इन्होंने क्या कर लिया, इसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया।
दूसरी बात याद रखिएगा कि हमने आपको शुरू में बताया कि ये जो बिंबिसार थे साम्राज्यवादी थे। साम्राज्यवादी अपने साम्राज्य को फैलाने का काम करता है। ये छोटे मोटे राजा को इसी युद्ध करके हरा देते थे और उसका राज अपने में क्या कर लेते थे, मिला लेते थे, ठीक है। लेकिन ये जो बिंबिसार है वो एक बार जो है ना याद रखिएगा कि वैशाली पर भी इसने आक्रमण किया था। किस पर? वैशाली पर। वैशाली अभी सुने थे ना आप लोग, बिहार में वैशाली पर भी आक्रमण किया था, लेकिन इस ने वैशाली को अपने में मिला नहीं पाया, यानी कि वैशाली का जो आक्रमण था ये फेल हो गया वो उसमें, ठीक है। यानी कि वैशाली को बिंबिसार नहीं मिला पाया मगध में, ठीक है। आगे चल करके याद रखिएगा कि बिंबिसार के साथ क्या हुआ। देखिए इसमें हमने आपको लिख भी दिया है कि बिंबिसार पहला राजा था। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपके लिए निकल कर के आ रही है कि बिंबिसार ने पहला राजा था जिसने खड़ी सेना यानी कि स्टैंडिंग आर्मी एकत्रित की एवं उसने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसको मिला था? पहले तो क्या किया था, अंग को मिलाया। अंग को मिलाने के साथ साथ देखिए आपने अवंती को भी मिलाया और उसने साम्राज्य विस्तार का आधार वैवाहिक संबंध बनाया। यानी कि विवाह करके जनरली क्या किया करता था, वो अपने में दूसरे राज्य को मिला लेता था। इसके बाद वैद राज्य जीवक उसी के शासनकाल में थे। इसी जीवक को भेज करके तो इन्होंने अवंती को मिला लिया, चंद्र प्रद्योत का जान बचा करके, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद जो है ना हम बात करेंगे अजात शत्रु के बारे में। बिंबिसार याद रखिएगा कि बहुत दिन तक ये राज्य किया, बुढ़ा हो गया फिर भी ये शासन कर ही रहा था, लेकिन ये अपने पुत्र को गद्दी देने के उतना ज़्यादा नहीं सोचता था। तो इसका पुत्र, किसका पुत्र? बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने बिंबिसार का कर दिया हत्या और खुद बन गया राजा। तो अब देख सकते हैं, अब हम लोग जो हर्यक वंश है उसके दूसरे शासक को पढ़ेंगे, नाम है अजात शत्रु। इसको कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे? कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। ये बिंबिसार का पुत्र है एवं उसका हत्यारा भी है। ये अपने बाप को मार करके ही क्या कर गया? राजा बन गया। याद रखने की इस बातों को कोशिश करेंगे। अजात शत्रु के बारे में एक दो बात आपको ध्यान से याद रखना है। ये सबसे पहले तो ये जो शब्द है ना अजात शत्रु, इसका ही आप अर्थ जान लीजिए। अजात शत्रु जो है ना, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। किसका नाश करने वाला? शत्रुओं को नाश करने वाला। और इसे कुनिक भी कहते हैं। याद रखिएगा कि अपने इसने अपनी पिता की जो है ना हत्या कर दी। जो चीज़ आप आगे देख ही सकते हैं। पिता का हत्या करना याद रखिएगा पितृहंता कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पितृहंता। पिता का हत्या करना क्या कहलाता है? पितृहंता। आधा ना होगा। पिता का हत्या करना क्या कहलाता है? पितृहंता। तो पितृहंता का दोष किसने अपने ऊपर लिया? अजात शत्रु ने, ठीक है। अब याद रखिएगा आगे क्या होगी वो चीज़ आप यहाँ पर देखने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। याद रखिएगा आप दूसरी बात कि अजात शत्रु क्या किया कि सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करवा दी। राजगीर था मगध का ये राजधानी, उसका क्या कर दिया? किलाबंदी करवा दिया। यानी कि चारों साइड से उसको घेरवा दिया, जिसे आप आज के समय में बाउंड्री कहते हैं। वो उस टाइम में बहुत बड़ा ऊंचा बाउंड्री हुआ करता था। तो पूछेगा कि राजगीर की किलाबंदी किसने करवाई? याद रखिएगा अजात शत्रु। राजगीर की किलाबंदी किसने करवाई? अजात शत्रु ने करवाया था। और अजात शत्रु के काल में ही याद रखिएगा कि सप्तवर्षीय गुफा में राजगीर में ही, कहाँ पर? राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई थी, जो हम आपको पहले ही क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इसके समय में क्या हुई थी? बौद्ध संगति हुई थी। और जो काम इसका बाप नहीं कर पाया था, अजात शत्रु का बाप कौन? ये आप देख सकते हैं बिंबिसार। बिंबिसार आप सुने थे कि वैशाली पर क्या करना चाहता था, अपना जो है ये हमला भी किया था उसको मिलाने के लिए, लेकिन इसके पिताजी बिंबिसार सफल नहीं रहे थे। लेकिन याद रखिएगा कि अजात शत्रु एक व्यक्ति है
जिसका नाम था सहयोग बिल्कुल ठीक है, हाँ वर्षकार, याद रखिएगा। ठीक है, वर्षकार एक समझ लीजिए कि गुप्तचर कह लीजिए या फिर इसका मित्र कह लीजिए। ये गुप्तचर के रूप में इसको कहाँ भेज दिया, वैशाली, वैशाली भेज दिया। और ये वैशाली में जा कर के वर्षकार वैशाली का पूरा भेद इसने ले लिया कि किधर से हमला करने में अच्छा रहेगा, कहाँ पर ज़्यादा सेना रहती है, कहाँ की सेना मतलब किस तरह पहरेदारी करती है, सब इन्होंने क्या कर लिया, वर्षकार ने पूरा जानकारी ले लिया और ये आकर के अजातशत्रु को बता दिया। और अजातशत्रु प्लस वर्षकार मिल करके वैशाली पर हमला कर दिया और वैशाली को अपने में क्या कर लिया, मिला लिया। तो जो इनके पिताजी नहीं कर पाए थे वो इसने क्या है कर दिखाया। लेकिन आगे चल करके इसके साथ भी वही हुआ जो इसने अपने पिता के साथ किया था। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और याद रखिएगा नाम है उदायीन, उदायीन, ए भाई मिट का गया, क्या नाम है, उदायीन। ठीक है, उदायीन ने अपने पिता अजातशत्रु का हत्या कर दी। इसका मतलब पितृहंता का दोष उदायीन पर भी लगेगा। पितृहंता का दोष किस पर लगेगा, उदायीन पर भी प्यारे बच्चों क्या होगा, लगेगा। यह बात आप याद रखिएगा। जरा हम इसके बारे में और देख लेते हैं। अजातशत्रु के प्रमुख कार्य अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 16 वर्ष की घेराबंदी के बाद उसने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली। 16 वर्ष तक उसको घेर घार के रखा। ठीक है, और उसके बाद उसको जीत लिया वर्षकार के सहायता से। जो भी हम आपको क्या किए हैं बताए हैं, सब चीज़ नोट में नहीं लिखा जा सकता, कुछ कुछ आपको ध्यान भी रखना होगा। मैं पहले आपको कहानी सुना देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या है इसके बारे में, मेन चीज़ मैं आपको लिखा देता हूँ। इसके बाद उदायीन का प्रमुख कार्य यही है कि इसने वैशाली को क्या कर लिया, जीत लिया। इसके बाद इसका कोई और मेन काम नहीं है। दूसरा काम अजातशत्रु एक काम और किया था जो हम आपको अभी जस्ट बताए भी थे, किलाबंदी करवाया था। किस चीज़ का, ये राजगीर का। ठीक है, इसके बाद तीसरा राजा आता है उदायीन। उदायीन याद रखिएगा अजातशत्रु का पुत्र एवं उसका हत्यारा। जो जस कर्म करी तस फल चाका। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, अजातशत्रु का बेटा ने उसको मार दिया। इसने क्या कर दिया, इसने अपने पिता का हत्या करके और राजा बन गया। ठीक है, याद रखिएगा एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, यानी कि इतिहास खुद को दोहराती है। देखिए खुद को दोहराया कि नहीं, यहाँ बेटा बाप को मार रहा है, फिर बेटा बाप को मार रहा है, तो इतिहास खुद को दोहराती है। हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, ये कहावत गलत नहीं है, ये बिल्कुल ही बिल्कुल क्या है प्यारे बच्चों, सही है। ये अपने पिता का जो है ये हत्या कर दिया, इसलिए याद रखिएगा इसे भी पितृहंता हम कह सकते हैं। उदायीन का पुत्र जो है ना नागदशक था। कौन था प्यारे बच्चों, नागदशक। इसका पुत्र कौन था, नागदशक। सर उदायीन के बारे में और कुछ विशेष बात, कुछ विशेष नहीं, ये अपने पिता को मार करके राजा बना, बस इतना ही याद रखिएगा। और ये किसका पुत्र था ये याद रखिएगा, और इसके पुत्र का नाम क्या था, तो नागदशक इसका याद रखिएगा प्यारे बच्चों की पुत्र था। और एक अयोग्य शासक था ये, मतलब इसमें कोई योग्यता नहीं थी राजा बनने वाला कोई योग्यता जो है नहीं थी। और यही कारण है कि इसका हत्या कर दिया भाई साहब, किसने। आप सोचेंगे कि इसका बेटा ने किया होगा, भाई साहब इसके बेटा के लिए इसको छोड़ा ही नहीं। ठीक है, इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी। किसने कर दी प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। ये कौन था सर शिशुनाग, तो शिशुनाग इसका सेनापति था। क्या था, सेनापति। पूछेगा कि शिशुनाग कौन था, कहेगा शिशुनाग नागदशक का सेनापति था। अगर आप कमजोर हैं तो सेना आप पर हावी हो जाएगी। याद रखिएगा कि शिशुनाग सेनापति है, और किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है सेना, और सेना में भी सबसे फेमस सेनापति। सेनापति जिधर कहेगी सेना को घूमने के लिए उधर ही घूमना पड़ता था उस जमाने में। हमारे देश में अभी सेनापति का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। अकेले सेनापति कुछ भी चाह के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो याद रखिएगा सेनापति को सब अधिकार नहीं देना चाहिए, कई अधिकार से वंचित भी रखना चाहिए। और चूंकि नागदशक अयोग्य शासक था, उतना बुद्धिमान नहीं था,
इसीलिए सेनापति ने ही खुद इसका क्या कर दिया, हत्या कर दिया। आपने देखा होगा कटप्पा को भी, कटप्पा भी ऐसा ही काम किया था, ठीक है। तो इस तरह से नाग दशक हो गया खत्म। अब शिशुनाग ने अपना जो है ना वंश स्थापित कर लिया, यानी कि यहाँ से ये वंश ही क्लोज हो गया। अगर देखा जाए तो कौन सा वंश, तो ये हर्यक वंश, हर्यक वंश का अंत हो गया। हर्यक वंश का अंतिम राजा पूछेगा तो उदयन, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, उदयन था। अब अगर देखा जाए कि उदयन ने करवाया क्या, तो पाटलिपुत्र की स्थापना करी उदयन ने। उदयन ने क्या करी, तो बोलिएगा कि एक काम किया इन्होंने, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना अगर पूछे किसने किया, तो बोलिएगा उदयन ने किया था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है। नागदशक का क्या सीन हुआ, सॉरी उदयन अंतिम शासक नहीं है, अंतिम शासक नागदशक है, सॉरी, ठीक है। और नागदशक का ये स्थिति हो गया। इसके बाद नागदशक का हत्या शिशुनाग ने किया था और इसने शिशुनाग वंश बना लिया अपना। अब शिशुनाग वंश हम लोग जानेंगे। शिशुनाग वंश में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बहुत ज़्यादा विशेष भी नहीं है। इसके बारे में सबसे पहला याद रखिएगा कि इस वंश के संस्थापक शिशुनाग आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अपनी जो है ना राजधानी वैशाली लेके चल गया। देखो भाई साहब, पहले राजधानी कहाँ थी, तो बताइएगा कि पहले राजधानी राजगीर था। और ये शिशुनाग राजधानी कहाँ लेके चला गया भाई साहब, वैशाली। राजधानी लेके कहाँ चला गया, सॉरी वैशाली लेके चला गया, ठीक है। तो बोलेगा कि वैशाली को राजधानी किसने बनाया, तो बोलेगा शिशुनाग, ठीक है। और इस वंश का जो है ना अगला शासक याद रखिएगा कालाशोक। कौन, कालाशोक। शिशुनाग के बाद इस वंश का अगला शासक कौन बना, कालाशोक, जिसे याद रखिएगा कि समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, जो कि आप लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। द्वितीय बौद्ध संगति किसके टाइम में हुई थी, तो कालाशोक के टाइम में। और ये कालाशोक ने फिर से क्या कर दिया, पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। किसको, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बना दिया, कालाशोक ने। और इसकी हत्या, कालाशोक का हत्या नंद वंश के प्रथम शासक महापद नंद ने कर दिया। और महापद नंद ने नंद वंश का स्थापना किया। इस तरह से आपके शिशुनाग वंश हो गए कंप्लीट, फिनिश कर दिया इसको इस लोगों ने मिल करके। ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, देख लीजिए एक दो लाइन इसके बारे में। शिशुनाग वंश का सबसे पहला बात याद रखिएगा, संस्थापक शिशुनाग खुद। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक कालाशोक, द्वितीय बौद्ध संगति इसी के टाइम में हुई थी। अंतिम शासक नंदीवर्धन। अंतिम शासक कौन था भाई साहब, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, नंदीवर्धन ही इसका जो है ना अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन था, कालाशोक नहीं, नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन का याद रखिएगा हत्या किया था किसने, महापद नंद ने। नंदीवर्धन का हत्या किसने किया था, महापद नंद ने किया था। ये हल्का आप समझ लीजिएगा। और अब आती है नंद वंश, जो कि बहुत ही समझ लीजिए कि एक अलग ही प्रकार और अलग ही छवि रखती है। सबसे पहली बात, संस्थापक कौन है, महापद नंद। महापद नंद जो है ना याद रखिएगा कि छोटे जाति से आता था। किस जाति से, छोटे जाति का ये शासक था। और ये कहता था कि मैं सभी क्षत्रिय को, क्योंकि पहले तो राजा क्षत्रिय हुआ करते थे, सभी क्षत्रिय का मैं नाश कर दूंगा। इसीलिए इसे क्षत्रांतक भी कहा जाता है, यानी कि क्षत्रिय को अंत करने वाला, ठीक है। तो सर्व क्षत्रांतक का उपाधि किसे मिला हुआ है, याद रखिएगा महापद नंद को। इस बार नंद वंश के बारे में आपने देख लिया। ये जाति से शूद्र जाति के थे, छोटे जाति से थे, लेकिन ये बड़े जाति को देखना नहीं चाहते थे, यही इसकी एक बड़ी गलती थी, ठीक है। और राजपूतों को ये तो एक खत्म ही कर देना चाहता था, ठीक है, यानी कि क्षत्रिय लोगों का। याद रखिएगा कि इसने कलिंग जीतकर, किसने, महापद नंद ने जो है कलिंग जीतकर
एक है ना राट की उपाधि हासिल की। एक राट मतलब जानते हैं, एक राट का उपाधि किसने धारण किया अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, महापद नंद ने किया था। ठीक है, यह बहुत ही क्रूर शासक था भाई साहब। कौन? महापद नंद। महापद नंद बहुत ही क्रूर शासक था। इसका अगला शासक भाई साहब घनानंद हुआ। अगला शासक घनानंद। अगला शासक कौन हुआ? घनानंद। महापद नंद के बाद अगला शासक कौन बना? घनानंद हुआ। घनानंद एक नंबर का अय्यास दारूबाज आदमी, सीधा समझ लीजिए। ठीक है, इसको अपने अय्यासी से छुट्टी नहीं होता था। ये जनता के लिए कुछ सोच भी नहीं पाते थे। जनता के लिए कुछ सोच भी नहीं पाते थे। देश क्या है, देश की सुरक्षा कैसे करनी है, इसको कोई मतलब जो है नहीं हुआ करता था। और ये बहुत ही क्रूर शासक यह भी था। ये आप जो है ना याद रखेंगे। और घनानंद का हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। घनानंद का हत्या किसने कर दिया प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। ये आप जो है इससे रिलेटेड, एक मिनट भाई, एक मिनट, सिकंदर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो महापद नंद और अंतिम शासक घनानंद, जो कि अभी देख लिए सिकंदर का समकालीन। भाई साहब बहुत बड़ी बात यह है कि घनानंद के समय ही सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। बोलेगा कि सिकंदर भारत पर किसके टाइम में आक्रमण किया था? तो घनानंद के टाइम में। और इसी समय में याद रखिएगा चाणक्य भी थे। ठीक है, चाणक्य जो कि आप लोग इसको कई दूसरे दूसरे नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है ना, ये वाला 9 हो जाएगा इसमें। चाणक्य, चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी याद रखिएगा फेमस है। और इसको और भी कई अलग अलग नाम से जानते हैं, जो कि हम आपको और आगे डिटेल में क्या कर देंगे, बता देंगे। चाणक्य ब्राह्मण था और तक्षशिला का टीचर था। ये चाणक्य कहाँ का? चाणक्य ब्राह्मण के साथ साथ ये तक्षशिला के कहाँ थे? टीचर भी थे। और देशभक्त आदमी था भाई साहब चाणक्य। चाणक्य विष्णुगुप्त इसे ही कहते हैं। कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए, ये तीनों नाम किसका है? तो चाणक्य का ही है। तो चाणक्य क्या थे? तक्षशिला के, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बता रहे थे ना हम आपको, तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये शिक्षक थे। और बहुत ही बड़ा देशभक्त, गांधी जी से के जैसा। ठीक है, और गांधी जी तो हम कहे तो एक तरह से अखंड भारत नहीं बना पाए, लेकिन ये बना दिए थे भाई साहब। कौन? चाणक्य। केवल एक ही बच गया था, उसको इसका चेहरा ने मिला ही लिया था। ठीक है, तो यह सबसे, अगर पूछेगा कि सबसे पहले अखंड भारत का सपना किसने देखा था? चाणक्य ने। जब सिकंदर हमला करने वाला था, सिकंदर जब हमला करने वाला था तो घनानंद को समझाने गया था चाणक्य। घनानंद को चाणक्य जो है ना समझाने गया था कि आपके ऊपर सिकंदर हमला करने वाला है। ठीक है, विश्व विजेता सिकंदर है वो। तो आपने कुछ तैयारी किया इसके लिए कि नहीं तैयारी किया है? कैसे उसका काउंटर कीजिएगा, कैसे उससे लड़िएगा? तो घनानंद को तो इस सब से कोई मतलब रहता नहीं था कि देश क्या है, क्या जनता है, क्या सुख है, सुविधा में अपने डूबा रहता था। तो चाणक्य को बेइज्जती करके घनानंद ने क्या कर दिया? अपने दरबार से निकाल दिया। लात मार करके, सीधा उसमें आप देखेंगे टीवी सीरियल तो आप देखेंगे, लात मार करके चाणक्य को घनानंद ने अपने दरबार से बाहर निकाल दिया और कहा कि बहुत ज्ञान देने आ रहा है, तुम भागो यहाँ से। ठीक है, घनानंद उसी दिन क्या करता है, अपना टिक्की, टिक्की को हम शुद्ध भाषा में शिखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखा। शिखा खोल लिए। याद रखिएगा टिक्की ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी इज्जत की चीज़ होती है और उन्हें वो हमेशा बांध कर रखते हैं। टिक्की को खोल कर रखना अशुभ माना जाता है, तो हमेशा टिक्की को बांध कर रखा जाता है। चाणक्य ने अपना शिखा यानी कि टिक्की क्या कर लिया, खोल लिया उसी के दरबार में और धमकी दे डाला घनानंद को कि जब तक मैं तुम्हारा अंत न कर दूं तब तक मैं अपना शिखा नहीं बांधूंगा। और चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति का तलाश करने लगा जो इसका अंत कर सके। और चाणक्य को इसी बीच मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य। क्या मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया लिखाया, उसको युद्ध विद्या दी और फिर चंद्रगुप्त मौर्य हमला कर दिया घनानंद पर और घनानंद को मार करके
नया राजवंश का स्थापना हुआ जिसका नाम रखा गया मौर्य वंश। क्या रखा गया प्यारे बच्चों? मौर्य वंश। तो अगले क्लास में हम लोग मौर्य वंश क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं कि आज का चीज़ आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोग जो है वीडियो को अभी तक देख ही लिए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच जाए। ओके, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।